संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें याद किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान राष्ट्र निर्माता थे जिनका लक्ष्य देश में सौहार्दपूर्ण, समावेशी और समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना था। हमारा दायित्व है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम नए भारत का निर्माण करें। आज संपूर्ण देश संविधान के निर्माता, देश के महानायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस पावन अवसर पर सामाजिक न्याय एवं सामाजिक परिवर्तन के इस महामानव को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। बाबा साहेब का जीवन स्वयं संघर्षों तथा विषमताओं से भरा था। उन्होंने साबित किया कि प्रतिभा तथा दृढ़ संकल्प से जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। एक महान राष्ट्र निर्माता होने के साथ साथ उन्होंने आजीवन समाज के शोषित वर्गों तथा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सभी से संग्रहालय का दौरा करने का आग्रह किया। दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय बना हुआ है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित ये संग्रहालय सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान का सम्मान करने के लिए एक श्रद्धांजलि है। संग्रहालय का डिजाइन उभरते भारत की कहानी से प्रेरित है और इसमें कुल 43 गैलरी हैं। झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे के बाद बचाव अभियान में शामिल लोगों के बहादुरी भरे प्रयासों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। प्रधानमंत्री ने अभियान में शामिल अनेक एजेंसीज के कर्मियों और सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों से ऑनलाइन के माध्यम से बात की और कहा, बचाव अभियान संवेदनशीलता, बुद्धिमानी और बहादुरी का कहीं न कहीं एक बड़ा उदाहरण है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कपास आयात पर 30 सितंबर तक सीमा शुल्क माफ कर दिया, जिससे कपड़ा उद्योग को फायदा होगा और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम होंगी। वर्तमान में कपास के आयात पर 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी मूल सीमा शुल्क और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस यानी कृषि अवसंरचना विकास उपकर लगता है। ये आज से प्रभावी होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025-26 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। 2,78,000 पंचायत निकायों को सस्टेनेबल गोल्स हासिल करने में इससे मदद मिलेगी। कोयला खनन के लिए अधिग्रहित खाली पड़ी जमीन के उपयोग की नई नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। देश का वस्तुओं का निर्यात पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग और चमड़ा जैसे क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन के बूते मार्च 2022 में 19.76% बढ़कर 42.22 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक मार्च 2021 में देश से कुल 35.26 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। पिछले महीने आयात 24.21% बढ़कर 60.74 अरब डॉलर पर पहुंच गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कुष्ठ रोग का शीघ्र पता लगाने, उचित उपचार के लिए समान पहुंच और कुष्ठ रोगियों के एकीकृत सेवाओं के लिए गहन प्रयास पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति आवास पर हुए कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से कुष्ठ उन्मूलन अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत ने कुष्ठ उन्मूलन में काफी कामयाबी हासिल की है। इस अवसर पर चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और उनके सहयोग से कुछ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 भी प्रदान किया गया। बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा बूंदी के सातलखेड़ी में हर परिवार स्वस्थ, हर गांव स्वस्थ अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जागरूकता के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारी का पता अक्सर देरी से लगता है। अभियान के तहत हर घर दस्तक देकर रोगियों को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही रोगियों की विभिन्न प्रकार की जांचें होंगी ताकि रोगी का समय पर उपचार हो सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा जिसमें मेडिकल हिस्ट्री दर्ज होगी।
अब बात करते हैं राज्यवार खबरों की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर लातूर में 70 फुट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने किया। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस भी इस अवसर पर मौजूद थे। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का निर्माण स्टील के ढांचे को खड़ा कर फाइबर की मदद से किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 7 नक्सल प्रभावित जिलों को मिलने वाली विशेष सहायता राशि को दोबारा शुरू करने की अपील की है। राजस्थान में प्रशासन द्वारा हिंसा प्रभावित करौली जिले का दौरा करने की इजाजत नहीं देने के बाद बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने प्रदेश में जंगलराज होने का आरोप लगाया। भारतीय सरहदों की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाने की शपथ के साथ इंदौर में 368वें नव आरक्षक बीएसएफ में औपचारिक रूप से शामिल हो गया। बीएसएफ के सहायक प्रशिक्षक केंद्र में आयोजित परेड के दौरान इन नव आरक्षकों को केंद्रीय सशस्त्र बल में विधिवत रूप से शामिल किया गया। लखनऊ के नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में 2 दिवसीय पहले बोगनविलिया उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें गुलाबी, सफेद, बैंगनी और नारंगी बोगनविलिया पौधे फूल प्रेमियों को आकर्षित कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के कैलाश नगर के शास्त्री पार्क में PMGKAY PDS केंद्र के दौरे के दौरान लाभार्थियों को राशन की किट सौंपी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 74 लाख लोगों को PDS अनाज मिल रहा है और बीजेपी गरीबों तक अनाज की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ खड़ी है। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 29 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक यातायात की मजबूती निजी बस माफिया पर नकेल कसने में सहायक होगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद पहली समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि विभाग को वांछित परिवर्तन लाने और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुशलता से काम करना चाहिए। पूर्वोत्तर भारत में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में तापमान में इजाफा हो सकता है। वहीं कुछ राज्यों में बारिश की भी संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश के बीच केरल के इडुक्की जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिले में 24 घंटों में बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। कहना है कि 115.6 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले एक सप्ताह से मध्य से लेकर भारी बारिश पहले ही हो रही है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की। 2+2 वार्ता के अंतिम दिन भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग की वजह से भारत अमेरिका के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। Ukraine situation is something that worries everyone, and not just worries everybody. It also has consequences for most people. So there is a natural interest in the international community to say, okay, what can we do to help ease the situation? Our discussions with the Americans was more about, how is it we can all, or what is it we can all do to, first of all, encourage an early cessation of hostilities. भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है, जिसमें विकास और प्रौद्योगिकी आयोग भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने बुधवार ट्वीट कर ये जानकारी दी। बुधवार को पोलैंड, लिथुआनिया, लताविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपति कीव पहुंचे, जहां उन्होंने
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। ये सभी देश रूस विरोधी रणनीतिक संगठन नाटो के सदस्य हैं। इन सभी देशों ने राजनीतिक समर्थन और सैन्य मदद का प्रस्ताव रखा है। मंगलवार को ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर हुई सामूहिक गोलीबारी के मामले में संदिग्ध 62 वर्षीय व्यक्ति फ्रैंक आर जेम्स को गिरफ्तार किया गया है। ब्रुकलिन स्टेशन पर हुई गोलीबारी में करीब 23 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 10 लोगों को गोली लगी थी। चीन में कोरोना की तीसरी लहर नियंत्रण से बाहर हो रही है। सख्त प्रतिबंधों के बावजूद चीन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस बीच भारत ने शंघाई में अपनी काउंसलर सेवाएं बंद कर दी हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी प्रांत क्वाजुलु नताल में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से 300 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर है। मृतकों के अलावा कई लोग लापता भी हैं। इस क्षेत्र में इमारतों, सड़कों और बिजली लाइनें ध्वस्त हो रही हैं। सेना बचाव कार्यों में लगी हुई है।